दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों किताब है मेरे पास वादिया महरान और सूबा सिंध में आबाद कबाइल, और ये रिचर्ड एफ बटन की लिखी हुई किताब है जो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। और इसका जो तर्जुमा तदवीन और तालीफ वगैरह है वो मलिक ईसा खान रिंद साहब ने की है। और ये किताब जो है गोशा अदब कबीर बिल्डिंग जिना कोयटा से शाया हुई है। दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपने बड़े सगीर के अंदर अपने पंजे फैलाने चाहे तो उन्होंने बहुत से ऐसे सयाह, बहुत से ऐसे दानिश्वर जो उनके थे, अहले इल्म जो थे, उनको यहाँ भेजा मुख्तलिफ जगहों पर कि वो यहाँ आए और यहाँ रह करके और यहाँ से गुजर के और यहाँ की गुजरगाहें, यहाँ के दरिया, यहाँ के रास्ते, यहाँ के पहाड़, यहाँ के शहर, यहाँ के लोगों के बारे में मालूमात इकट्ठी करके और अपने मालिकों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें जो है वो यहाँ पर अपने पंजे फैलाने में, कारोबार करने में और कब्जा करने में आसानी हो। रिचर्ड एफ बटन जो है वो भी इसी तरह के एक जो है वो सैयद। ये 5 साल तक सिंध में रहे और सिंध में रहने के बाद इन्होंने तकरीबन 1851 में ये लंदन में किताब लिखी थी जिसका तर्जुमा जो है या तदवीन तालीफ जो है वो मेरे हाथ में है। ये 1821 में पैदा हुए, 1890 में इनकी डेथ हुई रिचर्ड एफ बटन की। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक मुहिम जो सिपाही था, माहिर लिसानियात था, तबीब था, जासूस था, माहिर अशरियात था, तबकातुल अर्थ का माहिर था और इसके अलावा भी बहुत कुछ था। वो 25 जबानों में मादरी जबानों की तरह गुफ्तगू कर सकता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी दिलचस्पी जो थी वो किस हद तक थी इस खत्ते के अंदर, कैसे कैसे लोग यहाँ पर आए। बहरहाल तो किताब की तरफ चलते हैं। किताब के अंदर जाहिर है कि 1851 के अंदर जब इसने सिंध देखा तो सिंध के बारे में जो हालात थे इसने उसको बयान किया। अगर मैं देखूं तो बहुत ही दिलचस्प अंदाज में इसने सिंध के माशरे को, सिंध के कबाइल को, सिंध में रहने वाले लोगों को, उनके रस्म रिवाज को, उनके लोगों की सोच को बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसने वाज़े किया है इस किताब के अंदर। मसलन इस किताब को उसने बहुत सारे अब्वाब में तकसीम किया। इसमें सिंध का आम हुलिया, उसकी कौमी और तिजारती अहमियत, उसकी तारीख और जोग्राफियाई झलक इसने बताई है। फिर दरियाए सिंध की कदीम गुजरगाहें उसने जिक्र किया है। मकामी हुक्मरानों ने मौजूदा हुकूमत के तहत नहरी आबपाशी निज़ाम, अमीर जो है वो किस तरह जो थे, यहाँ के जो हुक्मरान थे सिंध के वो किस तरह महसूलात इकट्ठे किया करते थे। फिर सिंधी जो दास्तानें मशहूर हैं बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से, उनका एक एक करके इसने बड़ा जबरदस्त किस्म का जायजा लिया है। फिर इसने 3 मशहूर मुसन्निफीन जो सिंधी मुसन्निफीन का सवानई तारुफ दिया है जिसमें शाह अब्दुल लतीफ बटाई भी शामिल हैं। उनकी जो अशार के नमूने हैं, उनकी जो शायरी है, उनका जो कलाम है उसके नमूने भी इसने उसके अंदर दिए। फिर इसने ससी पन्नू, मारवी, उमर सुमरा वगैरह कहानियों से इक्तबासात दिए। और मजे की बात यह कि इसने बड़ा अच्छा तज्जिया किया उन कहानियों का, उस वक्त के हालात का और उनके कबाइल का और उनकी सोच का। फिर उस तरीके से रानू, मोमल, सोनी और मेहर, दूदो, चनेसर, हीर रांझा, दूल्हा दरिया खान और मुमल महमूद वगैरह की कहानियों का भी इसने तज्जिया किया। फिर इसने एक बाब बांधा है मकामी हुक्मरानों और अंग्रेजी हुकूमत के तहत स्कूलों, कॉलेजों में मुसलमानों की तालीम, तिब और जर्राही वगैरह के लोग, हिंदू तालीम, लोगों को कैसे तालीम दी जाए, इस पर भी इसने बड़ा जबरदस्त तरीके से बाप बांधा। और इसने तजिया करते हुए अपनी हुकूमत को, ईस्ट इंडिया कंपनी को पेश किया है कि यहाँ पर किस किस्म का तालीम की निज़ाम राइज है, किस किस्म के लोग पढ़ते हैं, मुसलमान किस किस्म के उलूम को पढ़ते हैं, इब्तदा से लेकर इंतहा तक, हिंदू जो है वो इब्तदा से लेकर इंतहा तक किस तरह के उलूम को पढ़ते हैं। और फिर वो सिफारिश करता है कि यहाँ पर किस किस्म का तालीमी निज़ाम राइज किया जाए जिससे जो है वो हमें यहाँ पर हुक्मरानी करने में आसानी हो और हमें यहाँ पर ज्यादातर वफादार मैसर आए। फिर एक और बड़ी जबरदस्त जो है वो नस्खी रस्मुल खत, जो सिंधी रस्मुल खत है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो सिंधी के रस्मुल खत है इसने बड़ी डिटेल से बहस की है इसके अंदर कि उस वक्त जब ये आया तो वहाँ कई सिंधी रस्मुल खत राइज थे यहाँ पर और कई बोलियां राइज थी, बोलियों के कोई अंदाज राइज थे। तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि किसी एक खत पर जो है वो इकट्ठा कर दिया जाए, इसके हरूफ ताजीब वगैरह बनाए जाए। तो इसने अपने दलाइल दिए हैं जहाँ पर खत नस्खी जो है इसने इख्तियार करने के हवाले से दलाइल दिए, जबकि इसके अपोजिट भी कुछ अंग्रेज थे जो हमारे लिसानियात थे वो मुख्तलिफ जो अंदाज थे लिखने के उसको इख्तियार करने की बात कर रहे थे। ये बड़ी अच्छी बहस है, इल्मी बहस इसने की है इसके अंदर। फिर सिंधी माशरे की मौजूदा हालत, उसने अज़दवाज पर मकामी किताब से इक़्तिबास, उस जमाने की जो किताबें थी अरबी से तर्जुमा हुई थी सिंधी के अंदर या फारसी से तर्जुमा हुई थी सिंधी के अंदर, मियाँ बीवी के ताल्लुकात और वगैरह वगैरह पर, उसके हवाले से इसने बड़ी अच्छी बहस की। मुख्तलिफ किस्म की मनशियात का रिवाज, कौमी मजहब का मखसूस रंग, सफली उलूम, इल्म अरवाह पर इसने बड़ी अच्छी बहस की है कि किस तरह रूहानियत पर या किस तरह तवाहम परस्ती पर ये लोग यकीन रखते हैं और वो मुख्तलिफ जो रस्म रिवाज है वो किस तरीके से सर अंजाम देते हैं। फिर सिंध में तसव्वुफ, सूफी शोरा, पीर, तसव्वुफ के 2 बड़े हिस्से यानी जलाली और जमाली, इसका बहस की है। लाल शहबाज के अंदर जमाली सूफिया और उनके अफाल और उसूल, और फिर सिंध के जो मशहूर उस वक्त सूफिया थे इसने उसके ऊपर बहस की।
پھر مختلف اجنبی قبائل کے سندھ میں آباد کاری کا بیان، سادات اور مذہبی گھرانے، افغان، پٹھان، بلوچی، جاٹ، میمن، خواجہ، موہانا، مائی گیر، افریقی غلام وغیرہ، اس پر بھی اس نے بحث کی اور کس طرح کی زبان وہ بولتے ہیں، کس طرح کے خیالات وہ رکھتے ہیں، اس نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کتاب کے اندر بیان کیا۔ بچے کی پیدائش پر کیا اس وقت رسومات رائج تھی مختلف قبائل کے اندر، سندھ کے اندر، اس نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ رواج کیا ہے، لباس کیا ہے، تفریحات کس طرح کی ہیں، کثرت کس طرح کرتے ہیں، کھیل کیا ہیں، زنانہ رواجات کیا ہیں، اخلاق، عادات، ساز باز، لباس، رقاصائیں، طوائفیں، موسیقار اور معاشرہ جو ہے وہ کس طریقے سے ان کا ترتیب پاتا ہے۔ سندھ کی ہندو ذاتوں میں برہمن، کشتریہ، ویشتیہ، شودر کے 5 حصے، سکھ مذہبی فقراء، راندہ قبائل، ہندو مت کی موجودہ حالت اور ان کی دعائیں اور گیتیں اور ان کی مذہبی جو کتابیں تھیں اس کے حوالے سے اس نے بڑا تفصیل سے ذکر کیا۔ پھر عامل جو طبقہ تھا، جو تاجر طبقہ تھا، آپ کو معلوم ہے کہ سندھ کے اندر اس وقت حیدرآباد میں شکارپور وغیرہ کے اندر رائج تھا اور عامل طبقہ تھا، اس کا بھی انہوں نے یہ بڑا زبردست ذکر کیا ہے، اور ان کی تہذیب، شادی کس طرح ہوتی ہے، تہذیب و تقسیم کس طرح ہوتی ہے، ہندو کو مسلمان بناتے ہیں تو کس طرح مناتے ہیں، مسلمان کو ہندو بناتے ہیں تو کس طرح مناتے ہیں، تو کس طرح واپسی ہوتی ہے۔ بڑی اچھی 272 صفحے کی کتاب ہے اختتامیہ سمیت، اور مصنف رچرڈ ایف بٹن جو ہے وہ نام ہی کافی ہے، اور تدوین و تاریخ ملک عیسیٰ خان رند کی یہ کوئٹہ سے شائع ہوئی ہے کتاب، اور بہت ہی شاندار کتاب ہے، بہت ہی تحقیقی کتاب ہے۔ اس زمانے میں 1850-51 کے آس پاس سندھ کی کیا حالت تھی، وادی مہران کس قسم کی کیا ترتیب تھی، کس طرح کا معاشرہ تھا، کس طرح کے لوگ رہتے تھے، کیا سوچتے تھے، کیا رسم و رواج تھے، کس طرح کا کاروبار ہوتا تھا، مذاہب میں کس طرح تعلق تھا، تمام پرستی رسومات، روحانیات کا تعلق کس طرح تھا، صوفیہ کی تعلیمات کیا تھیں، ان تمام کو یہ کتاب سمیٹتی ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے، اس کی تفصیل میں ڈال دوں گا، اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیے۔ رچرڈ ایف برٹن کی کتاب ہے، بہت ہی شاندار، بہت ہی اہم کتاب سندھ کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے۔